ऋषि ने झनक के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। यह घटना बोस हाउस की दीवारों में गूंज उठी, जहां पहले भी कई रिश्ते टूटे थे, कई जिंदगियां तबाह हुई थीं, लेकिन आज जो हुआ उसने अनिरुद्ध बोस के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। घर में पसरा यह सन्नाटा किसी तूफान के गुजर जाने के बाद की तबाही की तरह था। ऋषि, वह एसपी जो अपनी खाकी वर्दी को अपनी पहचान मानता था, जिसने हमेशा अपने पुलिसिया धर्म और रुतबे को प्राथमिकता दी, आज उसी ने अपनी वर्दी, टोपी, बेल्ट सब उतारकर मेज पर रख दिए, जहां पहले अर्शी बोस दूसरों की किस्मत के फैसले करती थी। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, यह उस सिस्टम पर एक तमाचा था, उस परिवार पर एक घुंसा था, और खासकर उस खामोशी पर जो अनिरुद्ध बोस ने कई सालों से पाल रखी थी। आज जो हुआ उसने सबकी आंखों के सामने एक नया मोड़ लिया। अर्शी ने अपने निजी बदले की आग में अपने ऊंचे संपर्कों का इस्तेमाल किया। उसने कमिश्नर ऑफिस से लेकर मिनिस्ट्री तक सबको फोन कर दिया था, सिर्फ एक मकसद के लिए, झनक को सलाखों के पीछे देखना। इल्जाम चाहे चोरी का हो या फ्रॉड का, अर्शी को सिर्फ झनक की गिरफ्तारी चाहिए थी, और उसके लिए उसने ऋषि को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की सोची। उसे लगा कि ऋषि, जो अब अदिति का पति है, उस पर परिवार का दबाव डालकर वह अपनी मर्जी मनवा सकती है। लेकिन अर्शी भूल गई थी कि ऋषि अनिरुद्ध नहीं है। अनिरुद्ध ने हमेशा समाज के डर से नूतन को छोड़ दिया था, लेकिन ऋषि अपनी अंतरात्मा का सौदा नहीं कर सकता था। जब अर्शी ने सबके सामने डाइनिंग टेबल पर ऋषि की फाइल रखी और कहा कि उसे झनक को आज शाम तक गिरफ्तार करना है, तब अदिति के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। अदिति, जो अपनी मां की परछाई बन चुकी थी, ने सोचा कि आज उसकी सौतेली बहन और सौतन का किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सब हैरान रह गए। ऋषि ने अपनी जेब से पेन नहीं बल्कि अपना रिवॉल्वर निकाला और उसे मेज पर रखा। फिर उसने अपनी वर्दी के बटन खोले और अपने कंधों पर लगे सितारों को महसूस किया। उसके बाद उसने इस्तीफा लिखा और मेज पर रख दिया। यह सीन रोंगटे खड़ा करने वाला था। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द और ठहराव था। उसने अर्शी को साफ शब्दों में कहा कि यह वर्दी उसने कमजोरों की रक्षा के लिए पहनी थी, न कि किसी के निजी बदले को पूरा करने के लिए। ऋषि ने अर्शी को यह याद दिलाया कि वह एसपी है, कोई प्राइवेट गुंडा नहीं, जिसे किसी की पत्नी के आंसुओं के कारण बेगुनाह को गिरफ्तार करना पड़े। उसने अर्शी को बताया कि झनक बेगुनाह है और वह झूठे आरोपों के आधार पर उसे सलाखों के पीछे नहीं भेजेगा। यह बात अर्शी को तिलमिला दी और अदिति को भी। अदिति के लिए यह हार सिर्फ पति के इस्तीफे की नहीं, बल्कि इस बात का भी प्रमाण थी कि ऋषि आज भी झनक के साथ खड़ा था, चाहे वह अदिति की पत्नी हो। अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने धमकी दी कि अगर ऋषि ने नौकरी छोड़ी तो वह सड़क पर आ जाएगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा। वह जानती थी कि इस वर्दी और उसके पद का वह रुतबा ऋषि के लिए क्या मायने रखता था। लेकिन ऋषि ने अपनी बेल्ट टेबल पर रख दी और मुस्कुराते हुए कहा कि अगर उसे एक बेगुनाह औरत को गिरफ्तार करना पड़े, जिसे उसने कभी प्यार किया था और मजबूरी में छोड़ दिया था, तो वह वर्दी उसके लिए नहीं है। उसने यह साबित कर दिया कि झनक का सम्मान उसकी अपनी प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा है। ऋषि का यह कदम सिर्फ झनक के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने जमीर के लिए था। वह जानता था कि झनक बेकसूर है और उसे फंसाने के लिए अदिति और अर्शी ने सबूतों में हेरफेर किया है। एक पुलिसवाले के तौर पर वह सबूतों का पालन करता है, लेकिन जब उसे खुद पता हो कि वह झूठे हैं, तो उसकी अंतरात्मा उसे बगावत करने पर मजबूर कर देती है। इस ड्रामे में सबसे दिलचस्प यह था कि अब ऋषि के पास कोई पावर नहीं थी। अब वह झनक को पुलिस की वर्दी की धौंस से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से बचाएगा। अदिति के लिए यह हार कोई मामूली बात नहीं थी। वह चिल्लाई, रोई, इमोशन ब्लैकमेल किया, लेकिन ऋषि की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने साफ कहा कि वह वर्दी पहने रहकर अपनी अंतरात्मा का गला नहीं घोंट सकता। अगर अदिति इस बात को नहीं समझेगी तो उनका साथ भी मुश्किल होगा। यह पल घर में बवाल की शुरुआत थी। अर्शी ने तय किया कि अब उसे किसी भी हालत में ऋषि को बर्बाद करना होगा। उसने अपने वकील को फोन किया और कहा कि इस्तीफे को मंजूरी दिलवाओ और अब उसे बर्बाद करो।
इस बीच अदिति का एक पुराना ड्रामा शुरू हो गया। उसने बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन ऋषि ने उसे इस बार बहुत आसानी से देख लिया। उसने आदत से परे अपनी जांच की और पाया कि यह सब एक चाल है। जब ऋषि बोस हाउस छोड़ने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा तो बाहर मीडिया का हुजूम जमा था। पत्रकारों ने उसे घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी, लेकिन ऋषि ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने माइक के सामने बस यही कहा, सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है और आज मैंने अपनी पहली किस्त भरी है। उधर झनक को जब यह खबर मिली तो वह विश्वास नहीं कर पाई। उसे यह सब देखकर एक अजीब सा अपराध बोध हुआ। उसे लगा कि ऋषि की बर्बादी का कारण वह खुद बन गई है। इस नए मोड़ ने झनक को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उसने फैसला किया कि वह ऋषि को यह सब नहीं होने देगी। अब वह अपनी मेहनत से कमाए हुए सम्मान को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह अपने गुस्से और अपनी हार से जलती हुई अर्शी बोस अपने लिविंग रूम में टहल रही थी। उसका मंजर एक घायल नागिन की तरह था, जहां उसका हर कदम उसकी नीति को बदलने के लिए मजबूर कर रहा था। अनिरुद्ध सोफे पर बैठा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने टीवी रिमोट उठाया और वॉल्यूम बढ़ा दिया। न्यूज एंकर ऋषि की तारीफ कर रहे थे कि कैसे एक पुलिस अधिकारी ने सिस्टम के दबाव के आगे न झुकने का साहस दिखाया। यह सुनकर अर्शी का गुस्सा फट पड़ा। उसने चिल्लाकर टीवी बंद करने को कहा और अनिरुद्ध पर अपना गुस्सा उगला। देख रहे हो अपने दामाद की करतूत? हमारी नाक कटवा दी उसने। तभी अनिरुद्ध ने धीमे लेकिन तीखे शब्दों में कहा, नाक उसने नहीं, हमने कटवाई है। अर्शी, उसकी बात अर्शी के दिल में गहरे तक समा गई। वह बोला, आज मुझे उस लड़के में अपना वो अक्स दिख रहा है जो 20 साल पहले मर गया था। काश तुम्हारे बाप के दबाव के सामने मैंने अपनी पेंटिंग और अपनी आजादी नहीं छोड़ी होती तो शायद आज नूतन जिंदा होती और झनक अनाथों की तरह नहीं भटक रही होती। अनिरुद्ध का यह विद्रोह अर्शी के लिए एक झटका था। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि उसके पति ने अपनी आवाज उठाई है और यह आवाज उसके खिलाफ जा रही थी। उसे अचानक अपनी अकेली रह जाने की चिंता ने घेर लिया। वापस चौल की तरफ चलते हैं, जहां ऋषि अब सड़क पर खड़ा था। उसने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके अंदर एक नए सिरे से आत्मविश्वास था। वह जानता था कि झनक उसे न देखकर खुश नहीं होगी और शायद उसे डांटेगी या भगा देगी, लेकिन अब उसे झनक का साथ चाहिए था, न कि उस घर की कोई सुरक्षा। अर्शी ने कमिश्नर को फोन कर दिया था ताकि ऋषि का इस्तीफा जल्द से जल्द मंजूर हो जाए और उसे पूरी तरह बेरोजगार और लाचार बना दिया जाए। इसने पूरी स्थिति को और भी संवेदनशील बना दिया। रात का सन्नाटा गहरा चुका था, लेकिन चौल में हलचल तेज थी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, जैसे आसमान भी इस टकराव के लिए तैयार हो रहा हो। ऋषि, जो पहले महंगे बंगलों और वातानुकूलित गाड़ियों का आदी था, आज कीचड़ और गंदे पानी से भरी गलियों से गुजर रहा था। उसके महंगे जूते खराब हो रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। वह सुकून जो उसे कभी अर्शी के आलीशान महल में नहीं मिला था। वह झनक के दरवाजे पर खड़ा हुआ और उसे पता था कि अब वह कोई प्रेमिका नहीं बल्कि एक आहत स्वाभिमान से मिलने जा रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। झनक, जो पहले से ही परेशान थी, दरवाजा खोला और ऋषि के सामने खड़ी हो गई। दोनों के बीच कुछ पल तक खामोशी रही। यह खामोशी जो चिल्लाने और चीखने से कहीं ज्यादा शोर कर रही थी। झनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के नहीं बल्कि गुस्से के थे। उसने ऋषि से पूछा, क्यों आए हो यहाँ? क्या समझा तुमने तुम अपनी नौकरी छोड़ दोगे और मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी? मुझे तुम्हारी यह महानता नहीं चाहिए। ऋषि ने शांत स्वर में जवाब दिया, झनक, गलतफहमी में मत रहो। मैंने इस्तीफा तुम्हारे लिए नहीं, अपनी इंसानियत को बचाने के लिए दिया है। हर रोज जब मैं आईने में अपनी शक्ल देखता था तो मुझे उस वर्दी पर शर्म आती थी जो एक बेगुनाह को सजा देने के लिए मजबूर थी। झनक के दिल में एक हलचल मची, लेकिन उसकी जिद अभी भी कायम थी। उसने ऋषि से कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकते। यह चौल है, यह तुम्हारे बोस हाउस से अलग है। यहाँ लोग बातें बनाते हैं
और तुम अपनी सौतेली बहन अदिति के पति हो। मैं उसका घर तोड़कर अपना घर नहीं बसा सकती। दूसरी ओर अर्शी ने ऋषि के सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया था ताकि वह पूरी तरह आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। उसने उसकी कार की चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी ताकि उसे कानूनी पचड़े में फंसाया जा सके। अर्शी का मकसद साफ था, ऋषि को पूरी तरह बेरोजगार और लाचार बना देना ताकि वह झनक की मदद नहीं कर सके। अदिति, जो पूरी तरह पागल हो चुकी थी, अपने कमरे में बैठकर ऋषि और अपनी शादी की तस्वीरों को कैंची से काट रही थी। उसकी आंखों में वही पागलपन था जो अर्शी में अक्सर दिखता था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर ऋषि मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे झनक कभी नहीं होने दूंगी। अगर वह सड़क पर मरना चाहता है तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि वह वहीं दम तोड़े। इस नफरत ने अब एक जुनून का रूप ले लिया था। लेकिन इस बीच अनिरुद्ध ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसे यह सब हो रहा देखकर अब वह शांत नहीं बैठ सकता था। वह चुपचाप अपने स्टडी रूम से कुछ पैसे और अपनी पर्सनल सेविंग्स निकालकर ऋषि की मदद करने का इरादा कर चुका था। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा, अर्शी ने उसे देख लिया। उसने अनिरुद्ध से कहा, अब तुम चैरिटी कर रहे हो? उस लड़के के लिए जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अनिरुद्ध ने चुपचाप उसका रास्ता छोड़ दिया और अपने इरादे पर कायम रहा। लेकिन फिर वह अर्शी से कहने को मजबूर हुआ कि इस बार वह हर हाल में अपनी मदद करने का इरादा रखता है, चाहे जो हो। अर्शी को इस बदलाव ने पूरी तरह घेर लिया था और वह अनिरुद्ध की मदद के खिलाफ हर कदम उठाने के लिए तैयार हो गई थी। फिर वह दिन आया जब अनिरुद्ध ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बोस हाउस के लॉन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिति ने झनक पर झूठे आरोप लगाए थे। उसने कहा कि झनक ने उसके पति ऋषि को ब्लैकमेल किया और उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया और अर्शी खड़ी होकर अदिति की मदद कर रही थी। लेकिन इस दौरान अनिरुद्ध ने अचानक माइक उठाया और सच सामने ला दिया। उसने कहा, जिस लड़की को तुम घर तोड़ने वाली बता रही हो, वह मेरी बेटी है। यह बयान एक परमाणु बम की तरह था।